Hello everyone. So today we'll start a new chapter, the Indian Constitution. Let's begin the chapter. Chapter 1, the Indian Constitution. Let's begin. Points to focus. Indian Constitution challenges faced by the Constituent Assembly, preamble, fundamental rights and duties, understanding secularism, case study, uniform civil code, Constituent Assembly, importance of constitution and democracy, directive principle of state policy, parliamentary form of government, and Indian secularism. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक फाउंडेशन है इंडिया गवर्नेंस सिस्टम एंड सर्व करता है एज अ सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। ये ड्राफ्ट किया गया बहुत सारे विजन ऑफ क्रिएटिंग अ जस्ट इक्विटेबल एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी जहां पर राइट्स और ड्यूटीज सिटीजन्स की एंड गवर्नमेंट की क्लियरली डिफाइंड है। Enforced on 26 January 1950, the Constitution not only represents hopes and aspirations of millions of Indians, but also establishes the framework for how country is to be governed. ये इंश्योर करता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड वैल्यूज जो एसेंशियल है फॉर मेंटेनिंग अ डेमोक्रेटिक। ये चैप्टर विल एक्सप्लोर जर्नी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन, उसके की फीचर्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन शेपिंग द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रोसेस जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का शुरू हुआ था फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, टास्क उनको दिया गया फ्रेमिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड 1946 में बनी, उसके मेंबर्स इलेक्ट हुए इनडायरेक्टली बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने प्रोमिनेंट लीडर्स थे जैसे बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये उनमें से कुछ लोग थे। मेजर कंसर्न्स क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? क्रिएटिंग एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना डाइवर्स और एक न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन का। वो कोई छोटा काम नहीं था। असेंबली ने बहुत सारे डॉन्टिंग चैलेंजेस को फेस किया। रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, इंडिया होम था जिसमें बहुत सारे लोग रहते थे, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग लैंग्वेजेस वो बोलते थे, एथनिक कम्युनिटीज थी, सबकी अपनी अलग पहचान थी। कॉन्स्टिट्यूशन को इंश्योर करना था कि जितने भी सिटीजन हैं किसी भी बैकग्राउंड के, उनको ट्रीटमेंट बराबर मिलना चाहिए। पार्टीशन एंड रेफ्यूजी क्राइसिस, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान से बहुत डिस्प्लेसमेंट हुआ, वायलेंस हुआ। असेंबली को कंसिडर करना पड़ा कैसे इंटीग्रेट करना है डिस्प्लेस पॉपुलेशन को एक न्यूली फॉर्म कंट्री के अंदर। princely states, over 500 princely states had the option to join either India or Pakistan or remain independent. Over 500 princely states थी जिनके पास ये ऑप्शन था कि वो या तो इंडिया को ज्वाइन करे और पाकिस्तान, या फिर इंडिपेंडेंट रहे। इंटीग्रेटिंग ये स्टेट्स को इनटू एक इंडियन यूनियन में बनाने के लिए जरूरत पड़ी, केयरफुल प्लानिंग की गई, नेगोशिएशंस करे गए। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, इंडिया एक लार्जली एस्पेरियन सोसाइटी थी विद वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। असेंबली को इंश्योर करना पड़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एड्रेस किया इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज एंड प्रमोटेड सोशल। इतनी चैलेंजेस के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वर्क डिलिजेंटली फॉर ऑलमोस्ट 3 साल तक अच्छे चले। 165 मीटिंग्स हुई। फाइनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949 को और स्टार्ट हुआ जो फोर्स में आया 26 जनवरी 1950, जिस दिन को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन एक क्रूशियल है मेंटेन करने के लिए एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। ये सर्व करता है गाइडिंग फोर्स गवर्नमेंट के लिए भी, उसके सिटीजन्स के लिए। वो इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट जो है इज कंडक्टेड एक फेयर और जस्ट मैनर में होना चाहिए। टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द की रीजंस कैसे कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में, क्यों? प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड करता है फंडामेंटल राइट सिटीजन्स की, इंश्योर करता है कि एवरीवन, सबको ट्रीट किया जाए डिग्निटी एंड फेयरनेस के साथ। डिवीजन ऑफ पावर्स, वो डिफाइन करता है सेपरेशन पावर्स का, सेपरेशन कि हर इंसान हर लेवल के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट करता है पावर्स को बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, स्टेट, सेंट्रल, लेजिस्लेटिव, सबकी पावर्स डिफरेंट होती है। एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करते हैं कि लॉज अप्लाइड होते हैं इक्वली सब सिटीजन। ये नहीं ध्यान दिया जाता कि उनका स्टेटस कि नो वन इज अबव द लॉ। अकाउंटेबिलिटी, स्टैब्लिश होता है मैकेनिज्म थ्रू विच गवर्नमेंट को अकाउंटेबल हो सकता है बाय सिटीजन एंड इंस्टीट्यूशन, प्रिवेंटिंग द मिसयूज ऑफ पावर। पीस एंड स्टेबिलिटी, क्लियर गाइडलाइंस और गवर्नमेंट्स पे देकर कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है मेंटेन सोशल ऑर्डर और प्रिवेंट करता है आर्बिट्रेरी डिसीजंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही डिटेल्ड और लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड।
उसमें एक प्रियम्बल है, 470 आर्टिकल्स, डिवाइड करा जाता है 25 पार्ट्स में, 12 स्टडी। Since its inception, Constitution undergone several amendments to address emerging challenges or changing needs. However, core principles remained intact. हम रिफ्लेक्ट करते हैं इंडियाज कमिटमेंट टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज। मेन फीचर्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो आउटलाइन करता है वैल्यूज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो स्टार्ट होता है वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया, सिग्निफाई करता है कि पावर एंड अथॉरिटी जो है गवर्नमेंट की वो डिराइव होती है फ्रॉम द पीपल। प्रियम्बल डिक्लेयर करता है कि इंडिया एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक नेशन है, और वो सेट करता है गोल्स ऑफ सिक्योरिंग जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी फॉर ऑल एंड इट्स सिटीजन। ये जो टर्म्स है होल्ड करते हैं ग्रेट सिग्निफिकेंस। सॉवरेन, इंडिया सॉवरेनिटी का मतलब होता है ये एक इंडिपेंडेंट नेशन है, अपने आप को गवर्न कर सकता है बिना किसी एक्सटर्नल कंट्रोल या इंटरफेरेंस। सॉवरेनिटी जो होती है वो इंडिया को अथॉरिटी देती है कि वो अपना खुद लॉज बनाए, फ्रेम करे, उसे एग्जीक्यूट करे, ओन फॉरेन पॉलिसीज को डिफेंड करे, अपने बॉर्डर्स को। ये इंडिपेंडेंस वाइटल है फॉर द कंट्रीज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, वेदर रिलेटेड टू इंटरनल मैटर्स लाइक इकोनॉमिक पॉलिसी, डिफेंस या एक्सटर्नल रिलेशनशिप दूसरे नेशन के। कोई भी फॉरेन पावर के पास राइट नहीं होता कि वो टर्म्स टू इंडिया डिक्टेट करे, जस्ट मेंटेन करता है ऑटोनॉमी इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड डिप्लोमेसी। इंडिया सॉवरेनिटी इंश्योर करता है कि वो अपहोल्ड करता है अपनी खुद की आइडेंटिटी, ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज व्हाइल एंगेजिंग विद द रेस्ट ऑफ द सोशलिस्ट। टर्म सोशलिस्ट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रिफ्लेक्ट करता है स्टेट्स कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी। इसका मतलब स्ट्राइविंग फॉर अ मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज अमंग ऑल सिटीजन। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है पॉलिसीज बनाने के लिए जिससे आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, स्पेशली जो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से हैं। इसमें आपका इंक्लूड करता है कि असेस होना चाहिए एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट एंड अदर सोशल सर्विसेज। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करके इंडिया एम करती है कि वो एक गैप को फिल करे रिच और पुअर के बीच में, सोशल जस्टिस को प्रमोट करना, वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन। कंसेप्ट एम्फसाइज करता है कलेक्टिव ओनरशिप होना चाहिए रिसोर्सेज का, ऑल्दो इंडिया मेंटेन करता है मिक्स्ड इकोनॉमी विद बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। सेक्युलर, इंडिया सेक्युलरिज्म मतलब कि स्टेट डज नॉट ऑफिशियली एंडोर्स या सपोर्ट नहीं करता कोई पर्टिकुलर रिलीजन, वो इंश्योर करता है जितने भी रिलीजन्स हैं उनको बराबर ट्रीट किया जाना चाहिए, और हर एक सिटीजन के पास फ्रीडम है प्रैक्टिस के लिए प्रोफेस एंड प्रोपोगेट देयर फेथ विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करते रिलीजियस मैटर्स में, बट वर्क करते हैं तो ताकि राइट्स ऑफ इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करे, टू फॉलो एनी रिलीजन, या तो कोई तो रिलीजन फॉलो होगा या कोई भी नहीं होगा। सेकुलरिज्म इन इंडिया प्रमोट करता है हार्मनी को, इतने सारे रिलीजियस कम्युनिटीज है, सबके बीच में भाईचारा होना चाहिए, इंक्लूडिंग हिंदूज, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड अदर्स। स्टेट्स का रूल होता है कि वो एक न्यूट्रल फ्रेमवर्क दे, इंश्योर की रिलीजियस फ्रीडम वाइल प्रिवेंटिंग डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जाए, और प्रिवेंशियल ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीव्स। कि रिलीजियस अगर कोई ऐसी बिलीफ को कोई मानता भी है तो उसमें सबकी मंजूरी होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं बाय द पीपल, फ्री और फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी हर एलिजिबल सिटीजन को राइट देती है वोट करने का, इंश्योर करती है कि लीडर्स ऑफ द कंट्री चूज किए जाते हैं बाय द मेजोरिटी। इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी फंक्शन करती है मल्टीपल लेवल पर, नेशनल, स्टेट एंड लोकल, allowing people to participate in political process and various levels. प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट इंश्योर करता है इक्वालिटी इन इलेक्टोरल प्रोसेस। डेमोक्रेटिक सिस्टम गारंटी करता है फंडामेंटल राइट जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली एंड द प्रेस, एंड प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर सिटीजन टू वॉइस देयर ओपिनियन, होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड इंश्योर ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस। रिपब्लिक, एज अ रिपब्लिक इंडिया का कोई हेरिडिटरी मोनार्की नहीं है, इंस्टेड हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है इलेक्टोरल प्रोसेस के। ये डिस्टिंग्विश करता है इंडिया को कंट्रीज से जो उसकी रॉयल फैमिली है वो हेरिडिटरी रूलर्स। इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट सर्व करता है एज द सेरेमोनियल हेड ऑफ द कंट्री एंड इज चोजन बाय इलेक्टोरल प्रोसेस, तो इंक्लूड करता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। रिपब्लिक सिस्टम इंश्योर करता है कि हाईएस्ट पोजीशन इन द गवर्नमेंट फिल्ड होती है मेरिट पे बेस्ड होता है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल रादर देन बर्थ राइट। तो ये रिफ्लेक्ट करता है इंडिया कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड नोशन दैट एनी सिटीजन रिगार्डलेस उनके बैकग्राउंड होल्ड कर सकता है हाईएस्ट ऑफिस इन कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। एडिशनली प्रियम्बल सेट आउट करता है गोल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी सर्व एज द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर गवर्नेंस। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के इंश्राइंड इन पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल गाइडलाइंस है जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को दी जाती हैं ताकि वो लॉज एंड पॉलिसीज को फ्रेम कर सके। ये प्रिंसिपल्स रिफ्लेक्ट करते हैं आइडियल्स तो गवर्नमेंट को स्ट्राइव करना चाहिए टू इंश्योर कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो एंड वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होते कोर्ट्स में, मतलब सिटीजन्स जो है वो गवर्नमेंट को स्यू नहीं कर सकते अगर दे कैन फेलिंग टू इम्प्लीमेंट देम, बट उनको कंसिडर करा जाता है एसेंशियल फॉर गुड गवर्नेंस एंड स्टेट्स मॉरल ऑब्लिगेशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एम होता है कि इक्विटेबल सोसाइटी बनाना, इंश्योर करना कि दोनों इकोनॉमिक और सोशल फैब्रिक नेशन का सही, जस्ट और फेयर तरीके से ग्रो हो। वो इंस्पायर्ड होते हैं बाय आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, रिफ्लेक्ट द एस्पिरेशंस ऑफ फार्मर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ वेलफेयर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ब्रॉडली कैटेगराइज किया जाता है फॉलोइंग थ्री प्रिंसिपल्स। Promotion of welfare of the people. Government must work towards improving the overall well-being of citizens by providing basic necessities को provide किया सके, food, healthcare, education. उनका एम होता है कि पॉवर्टी इनइक्वालिटी को खत्म करें, फॉस्टरिंग सोशल जस्टिस, और ये प्रिंसिपल गाइड करता है पॉलिसीज को फॉर पब्लिक वेलफेयर। राइट टू लाइवलीहुड, गवर्नमेंट शुड इंश्योर हर एक इंडिविजुअल असेस होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इट फोकस ऑन रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, मीन्स फॉर सेल्फ रिलायंस प्रोवाइड करना, स्पेशली फॉर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज। ये जो प्रिंसिपल है प्रमोट करता है इकोनॉमिक इक्वालिटी को, इक्वल पे इक्वल वर्क। ये प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि वेज इक्वालिटी बाय एडवोकेटिंग फॉर सेम पे फॉर मेन एंड वुमेन फॉर डूइंग सेम जॉब। इट प्रमोट करता है जेंडर इक्वालिटी, डिस्करेज करता है वेज डिस्क्रिमिनेशन वर्क प्लेस पर। तो गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए पॉलिसीज ताकि इस स्टैंडर्ड को अपहोल्ड कर सके। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ, स्टेट को प्रोटेक्ट करना चाहिए चिल्ड्रन को किसी भी तरह के एक्सप्लॉयटेशन से, और इंश्योर एक्सेस टू एजुकेशन एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ। उसका फोकस है क्रिएटिंग सेफ और नर्चरिंग एनवायरनमेंट हो। ये जो प्रिंसिपल है डिस्करेज करती है चाइल्ड लेबर को, डिस्करेज करती है और एक यूथ एम्पावरमेंट क्रिएट करती है। प्रमोशन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है फ्री एजुकेशन के लिए हर बच्चे को 14 साल की उम्र तक। ये प्रिंसिपल इंश्योर करता है इक्वल एक्सेस होना चाहिए टू बेसिक एजुकेशन, प्रमोटिंग लिटरेसी एंड ब्रेकिंग पॉवर्टी साइकिल। फोकस ऑन इंप्रूविंग एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी करनी, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, स्टेट को वर्क करना चाहिए पब्लिक हेल्थ को और अच्छा इंप्रूव कर दे, सैनिटेशन की और न्यूट्रिशन। ये एडवोकेट करता है प्रिवेंटिंग हेल्थ केयर और असेसेबल मेडिकल सर्विस। पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज को फोकस करना चाहिए डिजीजेस कम हो सके और इंप्रूविंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ये जो प्रिंसिपल है एम्फसाइज करता है नीड इसकी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की इन डेवलपमेंट पॉलिसी, तो ताकि एक लंबे समय तक इकोलॉजिकल बैलेंस भी रहे और रिसोर्स डिप्लीशन। प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत, गवर्नमेंट को एनकरेज करना चाहिए डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस बाय एस्टैब्लिशिंग विलेज पंचायत। ये लोकल बॉडीज अपहोल्ड करता है ग्रास रूट डेमोक्रेसी, अलाउइंग विलेजर्स की वो पार्टिसिपेट करें इन गवर्नेंस। पंचायत बहुत ही की रोल प्ले करते हैं लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट में, रूरल डेवलपमेंट। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं, गारंटी टू हर एक सिटीजन को दिए जाते हैं, बैकग्राउंड कोई भी हो। ये राइट्स इंश्राइंड होते हैं इन पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एसेंशियल होते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहला राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी इंश्योर करता है जितने भी सिटीजन है सब बराबर हैं लॉ की नजर में। प्रोहिबिट करते हैं डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस। ये गारंटी करता है इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेस, इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट मैटर्स में। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम में आता है सेवरल इंडिविजुअल फ्रीडम, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। तो ये सारे फ्रीडम आ जाते हैं। उसमें ग्रांट होता है फ्रीडम की आप किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करो, किसी भी ऑक्यूपेशन में आप एंगेज हो सकते हो, ट्रेड, बिजनेस। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिट करता है हर तरह के फोर्स लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर इन हजार्डस कंडीशन। वो इंश्योर करता है कि इंडिविजुअल्स एक्सप्लॉइट नहीं होते हैं किसी भी फॉर्म में, प्रोटेक्ट्स अनरिलेवेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटी करता है कि हर एक सिटीजन जो है फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट कर सकता है, मतलब वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, उनकी चॉइस है। वो इंश्योर करता है कि पीपल के पास राइट होता है कि अपने फेथ, जिस भी भगवान को वो मानते हैं, जिस भी रिलीजन को वो मानते हैं, उसमें विश्वास है तो वो बिना डरे उसको किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन के बिना फॉलो कर सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स प्रोटेक्ट करता है
माइनॉरिटीज के राइट्स को, उनका कल्चर, लैंग्वेज, हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना। ये राइट्स इंश्योर करते हैं कि माइनॉरिटी ग्रुप्स के पास फ्रीडम होता है कि वो अपने एडमिनिस्टर करें और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की अपने चॉइस से बना सकें। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन इंट्रोड्यूस होता है पूरे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। उसका गारंटी करता है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन स्पेशली 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को। ये राइट एम करता है कि यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड किया जाए टू एजुकेशन, इंश्योरिंग दैट कि हर एक चाइल्ड इंडिया के अंदर के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो लर्न और ग्रो करें। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अलाउ करता है सिटीजन्स को कि वो अप्रोच करें जुडिशरी अगर वो बिलीव करते हैं कि उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। ये जो राइट है एम्पावर करता है कोर्ट्स टू इशू डिसऑर्डर्स और राइट्स टू द प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। ये एक सेफगार्ड की तरह करता है अगेंस्ट मिसयूज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी। फंडामेंटल ड्यूटी, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 51A लिस्ट करता है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज की हर एक सिटीजन को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फॉलो करे। दो नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, ये ड्यूटीज वाइटल होती है कि वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स को प्रमोट करना को एंड अपहोल्ड नेशंस इंटीग्रिटी। लेट अस रीड अबाउट देम। रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, सिटीजन्स को शो करना चाहिए रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन and national symbols, including flag and anthem as a mark of patriotism and national unity. Cherish and follow noble ideas of freedom struggle. Citizens को honor करना चाहिए ideals जो inspired करते हैं India's independence movement, promoting values like justice, liberty and equality. Uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. हर एक citizen की duty होती है कि वो nation की sovereignty को और ensure करती है unity and territorial integrity. Defend the country and render national service when required. Citizens को willing to defend the country during times of need and contribute to national security. Promote करना harmony and spirit of brotherhood among all people. Citizens को strive करना चाहिए कि वो maintain करे harmony, foster fraternity among people, transcending religious, linguistic and regional differences. Value and preserve the rich heritage of nation culture. Duty encourage करती है citizens को कि वो appreciate करे, protect करे इंडिया के diverse culture को, heritage, passing it down to future generation. Protect and improve the natural environment. Citizens responsible होते हैं safeguarding the environment, including forest, river, wildlife, and promoting ecological balance. Develop scientific temper, humanism, and spirit of inquiry. Citizens को nurture करना चाहिए एक scientific mindset, embrace rational thinking, और promote करना चाहिए humanistic values, ताकि वो foster करे progress and tolerance. Safeguard public property and abstain from violence. Citizens को protect करना चाहिए public property को, avoid engaging in violence or actions जो harm करते हैं public resource और disrupt. Strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity. Citizens को aspire करना चाहिए to achieve excellence हर एक endeavors में, contributing to nation's overall progress and development. Provide opportunities for education to children. Parents और guardians को ensure करना चाहिए कि उनके children wards receive education until वो age of 14 तक नहीं पहुंच जाते, उनको promote करना चाहिए literacy and empowerment. While these duties are not legally enforceable, वो essential होते हैं maintaining the national unity and नॉलेज कॉर्नर। पीएम युवा योजना, प्रधानमंत्री युवा उदयमता विकास अभियान, इसने प्रमोट करा एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन यूथ के लिए, स्पेशली फ्रॉम वीकर सेक्शन। ये ट्रेन करता है अंडर प्रिविलेज इंडिविजुअल्स को इन एंटरप्रेन्योरल स्किल्स, ऑफरिंग मेंटरशिप, फाइनेंशियल असेस एंड नेटवर्किंग, encouraging self-employment and reducing the economic disparity. Federal form of government, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश करते हैं एक फेडरल सिस्टम गवर्नेंस का। इसका मतलब है कि कंट्री एडमिनिस्टर्ड है 3 डिस्टिंक्ट लेवल पर, सेंट्रल और नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट और रीजनल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। ये एलोकेशन जो है अथॉरिटी का अक्रॉस नेशनल और रीजनल लेवल वो रेफर करता है एज द फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। तो ये आपका जैसे सेंटर है, इसमें स्टेट्स, यूटीएस विद लेजिस्लेचर, यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर। ना हर एक टायर जो है गवर्नमेंट का वो रिस्पॉन्सिबल होता है अलग अलग एरियाज ऑफ गवर्नेंस के या सब्जेक्ट की। एक होती है यूनियन लिस्ट, इसमें 100 सब्जेक्ट आते हैं, वो अथॉरिटी देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि मैटर जैसे कि डिफेंस का मैटर हो गया, कोई फॉरेन पॉलिसी या फाइनेंस हो गया। फिर आती है स्टेट लिस्ट, उसमें अब से कम 61 सब्जेक्ट होते हैं, वो एरिया कवर करता है लॉ एनफोर्समेंट, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, जो आता है जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। कॉन्करेंट लिस्ट कंसिस्ट करता है 52 सब्जेक्ट्स, जो इंक्लूड करता है एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, वेलफेयर, अदर्स। दोनों स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेचर कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इनैक्ट करता है लॉ फॉर सब्जेक्ट्स इन यूनियन लिस्ट। स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो लेजिस्लेट करे टॉपिक्स इन द लिस्ट। द कॉन्करेंट लिस्ट अलाउ करता है दोनों सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को
ताकि वो लॉज ऑन शेयर सब्जेक्ट्स को क्रिएट करे, इंश्योरिंग कोलैबोरेशन एंड जॉइंट गवर्नेंस ऑन। ये हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तीनों लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो तीनों लिस्ट में डिफरेंट सब्जेक्ट्स आते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो हेड होता है स्टेट्स का उसके पास लार्जली सेरेमोनियल रोल होता है। इंडिया के केस में ये नॉमिनल लीडर इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है, का नेम यूज किया जाता है जब कोई भी फॉर्मल डिसीजंस किए जाते हैं स्टेट के। तो रियल पावर जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में होती है, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं और जो मेजर की डिसीजंस लेते हैं। ये जो सिस्टम होता है वो एक क्लियर डिवीजन ऑफ पावर को मेंटेन रखता है तीनों ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट में कि किसकी क्या पावर है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, हर एक ब्रांच फंक्शन करती है इंडिपेंडेंटली ताकि वो चेक्स और बैलेंसेस मेंटेन करे। एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो होती है लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, वो अकाउंटेबल होता है टू द लेजिस्लेचर अपनी पॉलिसीज और डिसीजंस के लिए। उसी तरीके से एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेस हेल्ड होते हैं अकाउंटेबल बाय द जुडिशरी, इंश्योरिंग ओवरसाइट एंड एडहेरेंस टू द रूल ऑफ लॉ। सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म बहुत ही फाउंडेशनल प्रिंसिपल है डेमोक्रेटिक सोसाइटी का, जहां हर एक इंडिविजुअल को ग्रांट किया जाता है राइट टू प्रैक्टिस, कि अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करे फ्रीली बिना इंटरफेरेंस के फ्रॉम द स्टेट और इम्पोजिशन ऑफ एनी डोमिनेंट रिलीजन, कि कोई भी रिलीजन डोमिनेंट नहीं होगा, सब बराबर। इंडिया जैसी कंट्री के अंदर जो होम है डाइवर्स रिलीजियस कम्युनिटीज का, सेकुलरिज्म इंश्योर करता है कि कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा फेथ के बेस पे, दैट द गवर्नमेंट इम्पार्शियल रहे टुवर्ड्स ऑल रिलीजन ग्रुप्स। वो एक्ट करता है सेफगार्ड फॉर इक्वालिटी, इंश्योरिंग सोशल हार्मनी, प्रोटेक्टिंग सिटीजंस फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिस। सेकुलरिज्म खाली इज नॉट अबाउट कि न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना है टुवर्ड्स रिलीजन, बट ऑल्सो अबाउट क्रिएट करना एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट जहाँ हर एक सिटीजन पार्टिसिपेट कर सकता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर बिना किसी बायस के। अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इंडिविजुअल की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने में, मेंटेनिंग सोशल हार्म। सेकुलर सोसाइटी में स्टेट ना ही प्रमोट करता है नॉर डिमोट करता है कोई रिलीजन, वो न्यूट्रल रहता है, हर एक रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है इन द आइज ऑफ लॉ। सेकुलरिज्म हेल्प करता है इंश्योर कि रिलीजन माइनॉरिटीज को सेफ फील होना चाहिए एंड रिस्पेक्टेड, एंड इट प्रिवेंट्स द मेजॉरिटी रिलीजन फ्रॉम ओवरपावरिंग एंड पॉलिटिकल सिस्टम और सोशल स्ट्रक्चर। की एस्पेक्ट्स ऑफ सेकुलरिज्म, इक्वालिटी बिफोर लॉ। एक सेकुलर स्टेट के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं किसी भी रिलीजियस बिलीफ को वो मानते हैं, सबको बराबर ही ट्रीट किया जाता है लॉ के अंदर। तो इससे क्या होता है, कोई भी रिलीजन को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं मिलता कि ये रिलीजन को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, इस तरीके का। अब ये आर्टिकल 14 इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये स्टेट को डिनाई नहीं कर सकता किसी भी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज बिना द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एडिटोरियल कमेंट, आर्टिकल 14 रिजेक्ट करता है किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को कास्ट, रेस, रिलीजन के बेस पर, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस। ये आर्टिकल के पास एक वाइड एम्बेट है, एप्लीकेबिलिटी है टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन इंडिया। ये आर्टिकल डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये जो पार्ट है आर्टिकल का वो इंडिकेट करता है कि सब लोगों को ट्रीट करना चाहिए इक्वली इन द आइज ऑफ लॉ। ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है क्योंकि वो इम्प्लाई करता है एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। दिस इज अ सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ आर्टिकल। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, दिस पार्ट मतलब सेम लॉ को अप्लाई करते हैं सब लोगों पर इक्वली अक्रॉस सोसाइटी। ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, वो एक्सपेक्ट करता है पॉजिटिव एक्शन को फ्रॉम द स्टेट एंड प्रोसीजरल पार्ट ऑफ आर्टिकल 14। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सेकुलरिज्म गारंटी करता है इंडिविजुअल का फ्रीडम टू प्रैक्टिस, किसी भी रिलीजन को अपने चॉइस से प्रैक्टिस करो, फॉलो करो, नन एट ऑल। फ्रेमवर्क प्रोवाइड करो फॉर रिलीजियस फ्रीडम, प्रमोटिंग टॉलरेंस अमंग डिफरेंट faiths. Non-interference by state in religious affairs. State does not interfere in religious practices unless वो violate करे individual rights को या फिर against public order, morality जाए या health। तो ये इंश्योर करता है कि people are free, लोग फ्री हैं वर्शिप, जिसको वो जान चाहते हैं उसको वर्शिप कर सकते हैं, एंड दे आर प्रोटेक्टिंग अदर्स फ्रॉम हार्मफुल प्रैक्टिसेस से दूसरे को बचाने में भी उन्हें हेल्प करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस इंडिया इंडिविजुअल्स सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल्स, देवर रिलीजियस सिंबल्स पहनते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अपने फेथ को बिना गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के, प्रैक्टिसेस को प्रोवाइड करते हैं, डू नॉट इन्फ्रिंज ऑन द राइट्स ऑफ अदर्स। इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी रिलीजन मस्ट बी सेपरेट होना चाहिए फंक्शंस ऑफ द स्टेट, ताकि वो रिलीजियस ग्रुप को प्रिवेंट कर सके फ्रॉम एक्सर्टिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस ओवर पॉलिटिकल प्रोसेस एंड पॉलिसीज। बाय इंश्योरिंग दैट कि गवर्नमेंट न्यूट्रल है रिलीजियस मैटर्स पर, सेकुलरिज्म हेल्प करता है फॉस्टर एन एनवायरनमेंट जब सिटीजंस हर रिलीजन्स के इक्वली ट्रीट किए जाते हैं। प्रिवेंटिंग रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, जब एक स्टेट को प्रेफरेंस देता है टू वन रिलीजन ओवर अनदर,
तो इससे टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होती है। कंट्रीज लाइक इंडिया विद देयर वास्ट रिलीजन, जहाँ बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं, सेकुलरिज्म को मेंटेन करना बहुत जरूरी है ताकि किसी भी तरह की रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो चाहिए, क्योंकि पीस में दिक्कत आ सकती है। इस कंट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम्स अराइज, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं। इंश्योरिंग इक्वालिटी एंड फेयरनेस, सेकुलरिज्म इंश्योर करता है कि कोई भी वन रिलीजन डोमिनेट नहीं कर सकता पब्लिक स्पेस। पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन मल्टी रिलीजियस सोसाइटी, जहाँ फेवरिंग एक रिलीजन को, इतने सारे रिलीजन में से आप एक रिलीजन को फेवर करोगे, तो इससे क्या होगा, मार्जिनलाइजेशन होगा या दूसरे रिलीजन को ऑपरेशन होगा। प्रिवेंटिंग अब्यूज ऑफ पावर, अगर पॉलिटिकल लीडर्स यूज करते हैं रिलीजन टू गेन वोट्स, कंसोलिडेट पावर, तो वो अंडरमाइन करता है डेमोक्रेसी। सेकुलरिज्म हेल्प करता है प्रिवेंट दिस बाय इंश्योरिंग कि रिलीजियस लीडर्स एंड बिलीव्स डिक्टेट नहीं कर सकते फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। फॉर इंस्टेंस, इंडिया के अंदर लॉज एंड पॉलिसीज क्रिएट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के बेस पे, नॉट रिलीजियस डॉक्ट्राइन। दिस इंश्योर्स कि कोई भी रिलीजन के पास पावर नहीं होती ओवर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से ज्यादा तो कोई रिलीजन के पास पावर नहीं होती कि वो राइट्स ऑफ सिटीजन को प्रोटेक्ट करने का, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजियस एफिलिएशन। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं इंडियन सेकुलरिज्म के, इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए हर रिलीजन के लिए। अनलाइक सेकुलरिज्म इन सम वेस्टर्न कंट्रीज में जहां पर नहीं होती है, जहां रिलीजन को इंटायरली पब्लिक स्फेयर से बाहर रखा जाता है, उतना ही इंडियन सेकुलरिज्म अलाउ करता है एक सर्टेन डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, प्रोवाइडेड इट डज नॉट लेड टू डिस्क्रिमिनेशन। गवर्नमेंट रिस्पेक्ट करता है हर रिलीजन को और उनको इक्वल स्टेटस भी देता है। स्टेट इंटरवेंशन फॉर इक्वालिटी, इंडियन गवर्नमेंट कई बार क्या होता है, इंटरवेंस करता है रिलीजियस प्रैक्टिसेस इक्वालिटी को इंश्योर करना, जहाँ पे रिलीजियस प्रैक्टिसेस वायलेट करता है राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, particularly women and marginalized groups. The example of this होता है state's intervention in the practice of untouchability and caste-based discrimination. Protection of religious minorities. Indian secularism places a strong emphasis on protecting the rights of religious minorities. Constitution guarantee करता है कि religious minorities को fairly treat करना चाहिए, equal access होना चाहिए to opportunities. This protection crucial है इंडिया की सोशल फैब्रिक को मेंटेन करने के लिए, जहां रिलीजियस डाइवर्सिटी की कैरेक्टरिस्टिक। फॉर इंस्टेंस, इन 1950 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलॉड अनटचेबिलिटी। वो एक प्रैक्टिस हिस्टोरिकली जब से कितने टाइम से लोग फॉलो करते आ रहे थे टू इंश्योर इक्वालिटी फॉर ऑल सिटीजन, उसको अबॉलिश किया, लॉ से बाहर कर दी। यूनिफॉर्म सिविल कोड वन ऑफ द ऑनगोइंग डिबेट है इंडिया के अंदर सेकुलरिज्म के रिगार्डिंग, जो रिवॉल्व करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। करंटली क्या है, पर्सनल लॉज जैसे कि मैरिज से रिलेटेड, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, ये सबके लॉ बने हुए हैं, ये सब गवर्न होता है बाय रिलीजन ऑफ इंडिविजुअल। अब यूसीसी प्रपोज करता है कि ये जो पर्सनल लॉज हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाए, सिर्फ एक कॉमन सेट ऑफ रूल्स लॉज रख दिए हर सिटीजन के लिए, वो किसी भी रिलीजन का हो। सपोर्टर्स यूसीसी के ने आर्ग्यू करा कि ये प्रमोट कर देगा ट्रू सेकुलरिज्म को बाय इंश्योरिंग कि हर एक को गवर्न किया जाएगा सेम लॉ से, जिससे स्ट्रेंथ होगी, इक्वालिटी बनी रहेगी, नेशनल यूनिटी बनी रहेगी। लेकिन वो बिलीव करते थे हैविंग डिफरेंट पर्सनल लॉज, अलग रिलीजन के अलग लॉज बनाना, ये प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है। ओपोनेंट्स ऑफ यूसीसी बिलीव कि सच अ कोड को अंडरमाइन करना चाहिए राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, एज पर्सनल लॉज डीपली रूटेड होते हैं इन रिलीजियस ट्रेडिशंस एंड कल्चर। तो उन्होंने आर्ग्यू करा कि इंडिया डाइवर्सिटी अपनी स्ट्रेंथ है, दैट रिलीजियस पर्सनल लॉज को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये डिबेट ने हाईलाइट करा डेलिकेट बैलेंस जो है सेकुलरिज्म और रिलीजियस फ्रीडम इंडिया के। Its value, this chapter teaches the importance of equality, justice and responsibility in a democracy. वो शो करता है कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्ट करा सिटीजन के राइट्स को, ensures fairness, reminding us to uphold these values and contribute to a just inclusive nation जहाँ everyone is treated with dignity. Let's remember, Indian Constitution is the foundation of India's government system, defining the rights and duties of citizens and the government. It was enforced on 26 January 1950, presents the hopes and aspirations of Constituent Assembly formed in 1946 included the prominent leaders like Dr. B.R. Ambedkar, Jawaharlal Nehru, and Sardar Vallabhbhai Patel. Assembly faced major challenges जैसे कि religious diversity, partition issues, princely states, and economic disparity. Constitution projects justice, liberty, equality, fraternity, values for maintaining a democratic. The preamble outlines India as a sovereign, socialist, secular, democratic, and republic nation, highlighting its core values. Fundamental rights in the Constitution ensure equality, freedom, protection from exploitation, and freedom of religion for every citizen. Directive principle of state policy guide the government in ensuring welfare, economic equality, public health, and education. Fundamental duties encourage करते हैं citizens को
कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करे, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे और प्रमोट करे यूनिटी एंड हार्मनी. Constitution establishes federal and parliamentary system of governance, ensuring power, shared and democracy. Assessment corner, multiple choice question. Right to freedom includes which of the following? Freedom of speech. Preamble of the Constitution mentions both A and C, social justice and fraternity. Which of the following is true about Indian secularism? It separates the state from all religious matters. India is a dash state. All of these. India is democratic, republic, and secular state. I hope you all have understood this chapter. Go through it again. We'll see you in the next video. Bye bye. Take care. Bye.